हेलो रिपॉन। रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखिए, हमें बताना है कि जल से जो आपका भाप बदलता है यह आपका किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखिए, परिवर्तन दो तरह से होता है, एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है, जैसे बर्फ को हमने पानी बना दिया और फिर क्या करेंगे, फिर पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो जिसका क्या हो, परिवर्तन किया जा सके, अर्थात जो रिवर्सिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें एक नया उत्पाद बन जाता है, उसको पुनः से पिछले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि गेहूं से आटा बना दिए और आटा को फिर हम गेहूं नहीं बना सकते हैं। तो यह आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो जो आपका जल का भाप में बदलना है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह आपका होगा भौतिक परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो भौतिक परिवर्तन होगा। फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जल को भाप बदल सकते हैं और भाप को फिर हम क्या कर सकते हैं, जल में आपका कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसी तरह एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोम का पिघलना यह किस प्रकार का परिवर्तन है। मोम का जो पिघलना है किस प्रकार का परिवर्तन है। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपका है आता है, जो मोमबत्ती का जलना होता है, मोमबत्ती का जलना यह किस प्रकार का परिवर्तन है। एक क्वेश्चन और है कि लोहे पे जो जंग लगता है, लोहे पर जंग का लगना, तो यह कौन सा परिवर्तन है। तो देखिए, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे केवल बात है मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलता है तो फिर से मोम तो आपका जमकर फिर पुनः अवस्था में आ सकता है। तो मोम का जो पिघलना है यह आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, तो यह आपका है भौतिक परिवर्तन। वहीं हम बात करें मोमबत्ती का जलना, तो मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना यह आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। मोमबत्ती को आप एक बार जला देते हैं तो फिर से आपको मोमबत्ती नहीं मिलता है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग का लगना, यह कौन सा परिवर्तन है, तो लोहे पे जो आपका जंग लगता है यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। और ध्यान रखेंगे, लोहे पर जब जंग लग जाता है तो इसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। और लोहे पर जंग लगने के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो इसके लिए उत्तरदायी आपका है नमी है और आपका वायु है। इसकी उपस्थिति में लोहे पर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से सीधे आपका जो वाष्प बनता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे आपका कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, इसे आपका ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे आपका कहा जाता है ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस से सीधे वाष्प में बनना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ध्यान रखेंगे, अधिक ऊंचाई पर हम बात करें, जो अधिक ऊंचाई होता है इस पर पानी जो आपका होता है, ये आपका, हम तो जानते हैं कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है यह बढ़ता है कि घटता है। तो देखिए, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप में ही क्या होगा, पानी आपका उबल जाएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे, अगर पानी में आपका अशुद्धि मिला रहता है या कोई द्रव्य है इसमें आपका अशुद्धि मिला रहता है, तो इसका क्वथनांक क्या होगा, तब इसका क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा। देखिए, आपका अशुद्धि मिला रहेगा द्रव में तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। वहीं ऊपर जाने पर जो पानी होता है इसका क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है। जो आपका कोहरा होता है इसमें कौन सा कोलाइडी तंत्र
आपका प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपका गैस में क्या होता है, कोहरा आपका इसमें होता है गैस में द्रव का आपका कोलाइडी क्या होता है, सिस्टम होता है। गैस में द्रव का कोहरा आप देखते हैं, इसमें गैस भी आपको दिखाई देता है और आपको द्रव भी दिखाई देता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। जो आपका नमक से मिश्रित आपका जो कपूर होता है, इसे किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, इसे हमें बताना है। तो इसे आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा आपका शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो इसे आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा क्या किया जाता है, इसे आपका शुद्ध करने का काम किया जाता है। ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जल अपघटन में आपका ऊर्जा जो होता है किस रूप में उत्पन्न होता है। जो आपका जल का अपघटन होता है, इसमें ऊर्जा आपका किस रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपका ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। किस रूप में उत्पन्न होता है, तो उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम क्या करें कि पानी में हम क्या करें, चीनी मिला दें, तो यह आपका कौन सा परिवर्तन होगा, तो पानी में हम चीनी मिलाते हैं तो यह आपका भौतिक परिवर्तन होता है। आप इससे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। पानी में चीनी मिलाना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। कोई मिश्रण है, इससे हमें क्या करना है, ठोस जो आपका विलेय है इसको पृथक करना है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, तो इसे आपका कहा जाता है क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं। कोई आपका क्या है, मिश्रण है, इस मिश्रण में मान लेते हैं पानी है और इसमें आपका कोई ठोस है, इसको अलग करने को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, अगर जो द्रव होता है, द्रव में आपका द्रव का क्या हो जाए, कोलॉइड हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे आपका पायस कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे पायस कहते हैं। द्रव में द्रव का जो कोलाइड होता है क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। जो बॉयल का नियम है किस स्थिति में लागू होता है, तो बॉयल का नियम आपका हमेशा नियत ताप पर लागू होता है। कब लागू होता है, तो यह आपका नियत ताप पर लागू होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बॉयल का जो नियम है यह आपका नियत ताप पे ही लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है। जो आदर्श गैस होते हैं, इनकी ऊर्जा किस स्थिति पर आधारित होती है, तो यह आपका तापमान पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, तो ध्यान रखेंगे, जो आदर्श गैस होता है इसकी ऊर्जा जो होती है यह तापमान पे आधारित होती है। और ध्यान रखेंगे, गैस अपने अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण आदर्श व्यवहार से विचलित प्रदर्शित करते हैं। गैस जो होते हैं ये अपने आदर्श जो व्यवहार होता है इससे विचलन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इनके अणुओं के मध्य में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण जो गैस के अणु होते हैं ये अपने आदर्श व्यवहार से विचलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो आपका दहन है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दहन आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। किस तरह का अभिक्रिया है, तो दहन आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ध्यान रखेंगे, गैस का समीकरण क्या होता है, तो आदर्श गैस का आपसे समीकरण अगर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, तो आदर्श गैस इसका समीकरण आपका होता है PV इज इक्वल टू NRT आपका होता है, गैस समीकरण होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। तापमान को कितना कम कर दिया जाए कि सभी जो गैस है यह आपका शून्य आयतन घेरेगी, तो इसके लिए आपका तापमान होना चाहिए परम शून्य ताप होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो यह आपका होना चाहिए परम शून्य ताप होना चाहिए। इस पे क्या होगा, इस पे आपका जो सभी गैसें होगी ये आपके शून्य आयतन घेरेगी। जो आपका परम शून्य ताप होता है यह कितना होता है, तो ये आपका होता है -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और परम ताप जो है यह
किसके नियम का परिमाण है। तो हम बात करें किसका, परम ताप का हम यहाँ पे बात करते हैं। तो परम ताप जो आपका है यह चार्ल्स के नियम का परिणाम है, तो इससे भी ध्यान रखेंगे। परम ताप से आप याद रखेंगे किसके नियम से यह परिणाम है, तो यह आपका चार्ल्स का नियम से आपका क्या है, निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा। एक गैस है, इसका वाष्प घनत्व कितना है, 14 है, तो इसका अणुभार कितना होगा यह हमें बताना है। तो देखिए अणुभार क्या होता है, तो अणुभार आपका दोगुना होता है किसके, वाष्प घनत्व के। यह आपका फॉर्मूला है कि अणुभार जो होता है यह वाष्प घनत्व के दोगुना होता है। तो 2 गुना 14 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। तो एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है। सामान्य जो आपका ताप है और दाब है, इससे क्या आशय है, तो जो आपका सामान्य ताप होता है यह कितना होता है, तो यह आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या आपका 273 केल्विन होता है। वहीं हम बात करें सामान्य दाब की, तो सामान्य दाब आपका होता है 760 दाब होता है। इतना जो दाब होता है 760 जो दाब होता है इसको आपका सामान्य दाब कहा जाता है, और सामान्य ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। जो आपकी उत्कृष्ट गैस है इनको आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो इसे आपका 18वें वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18 में आपके उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। और ध्यान रखेंगे जो आपके उत्कृष्ट गैस होते हैं इनकी प्रकृति कैसे होती है, निष्क्रिय होती है। सभी उत्कृष्ट गैस आपके निष्क्रिय होते हैं, और प्रकृति में कितने अब तक प्राकृतिक रूप से प्राप्त निष्क्रिय गैस हैं, तो ये आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं, तो ये आपके हैं हीलियम है, उसके बाद बात करें तो नियॉन है, उसके बाद आर्गन है, और कौन है, क्रिप्टन है, उसके बाद जेनन है, और आपका रेडॉन है। तो ये सभी आपके 6 उत्कृष्ट क्या है, गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है। जो आपके हैलोजन परिवार है इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता का हमें घटते हुए क्रम अर्थात हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो यह आपका होता है, सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद आपका होता है क्लोरीन का, उसके बाद बात करें तो होता है ब्रोमीन का, और सबसे कम आपका होता है आयोडाइड का। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यह आपका हैलोजन परिवार का क्या है, यह आपका घटता हुआ क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है यह हमें बताना है। तो यह आपका है ऑस्मियम है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो यह आपका ऑस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त सारणी में हम वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह हमें बताना है। तो परमाणु का आकार क्या होता है, आपका बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। वहीं पूछे कि आपका आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धनात्मकता क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो विद्युत धनात्मकता जो होता है यह भी आपका बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता क्या होगा, तो यह भी आपका बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ हम बात करें कि जो आपका आयन का ऊर्जा होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयन ऊर्जा क्या होता है, ये आपका घटता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का बंधुता यह भी आपका कम होता है। तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, लेकिन आयन की ऊर्जा घटेगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त में अब हमें बताना है कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएं तो विद्युत धनात्मकता की बात करें तो यह आपका घटता है। क्या होता है, तो यह आपका घटता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फिर हम यहाँ पे पूछें कि परमाणु के आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहाँ जाएं, बाएं से दाएं की तरफ जाएं तो परमाणु आकार की बात करें तो यह आपका घटता है। क्या होता है, यह आपका घटता है।
उसके बाद बात करें आयन ऊर्जा की, तो आयन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयन ऊर्जा यह आपका बढ़ता है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, यह भी आपका बढ़ता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो बात करें हम धातु, अधातु, उपधातु, तो ये सभी प्रकार के तत्व आपके पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो ये आपके पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात करें कि तत्वों को इसमें आपका किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो इसमें आपका तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में आपका व्यवस्थित किया गया है। किस रूप में व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में आपका व्यवस्थित किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ध्यान रखेंगे आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी का जो आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, तो इसे आपका वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या आपका 118 है। कितना है, 118 है। वहीं आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक रूप से आपका प्रकृति में जो है प्राप्त तत्व कितने हैं, तो प्रकृति द्वारा प्राप्त तत्वों की हम बात करें तो ये आपके कितना है, 94 है। वहीं आपसे पूछे कि कृत्रिम रूप से प्राप्त तत्व कितने हैं, तो कृत्रिम रूप से प्राप्त तत्व ये आपके 24 है। वहीं आपसे पूछ ले अगर कि धातु तत्व कितने हैं, तो धातु तत्व ये आपके कितने हैं, ये आपके 91 है। उसके बाद बात करें जो आपके अधातु तत्व हैं ये कितने हैं, तो अधातु तत्व ये आपके 20 हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि उपधातु तत्व कितना है, तो उपधातु तत्व ये आपके कितने हैं, तो ये आपके 7 है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूपर पट्टी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह आपका एल्यूमिनियम है। कौन सा तत्व है, तो भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो यह आपका हाइड्रोजन है। आपका सबसे पूछ ले कि भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व की बात करें तो यह आपका कौन सा है, तो यह आपका ऑस्मियम है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। हल्का धातु तत्व पूछ ले कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हल्का धातु तत्व की बात करें तो यह आपका है लिथियम है। क्या है, तो यह आपका लिथियम है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि द्रव धातु कौन सा है, तो द्रव धातु की बात करें तो यह आपका पारा है। पारा जो है यह आपका द्रव में रूप में आपका मौजूद धातु है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। वहीं पूछ ले कि द्रव अधातु कौन सा है, द्रव में आपका अधातु तत्व कौन सा है, तो यह आपका ब्रोमीन है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो यह आपका चांदी होता है। क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। उसके बाद बात करें कि विद्युत का सुचालक आपका अधातु कौन सा है। एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, यह आपका ग्रेफाइट है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ग्रेफाइट आपका अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद आपसे पूछ ले सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है, तो यह आपका फ्लोरीन है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह आपका ऑक्सीजन है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें कि मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सोडियम को आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण किसके आपके आवर्ती फलन होते हैं, तो ये आपके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आपके आवर्ती फलन होते हैं, तो ये आपके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण का
त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया? तो तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम की बात करें तो ये आपका टोवेराइनर ने दिया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आज के क्लास में हमने एनसीईआरटी साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।